नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है और 36 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटें जीत ली हैं, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों और 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के उम्मीदवार ने अपनी जीत को हासिल किया है। 9 सीट पर पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत को हासिल कर चुकी है और इसके बाद 27 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। अब विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के लिए एमएलसी चुनाव भी एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि इस तरह बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ किया, उसी तरह से यह जरूरी था कि विधान परिषद चुनाव में भी दबदबा कायम रखा जाए। तो अब जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो ये अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस वक्त यूपी में किसी भी चुनाव में बीजेपी के सामने किसी भी दल का टिक पाना संभव नहीं है। अब एमएलसी चुनाव में बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। एक तरफ जहां बम्पर जीत पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि अखिलेश के नेतृत्व को लेकर के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही सवाल हैं और अब एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। तो जहां प्रचंड जीत से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है, तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की रणनीति बीजेपी के सामने फेल हो रही है, क्योंकि लगातार 2 चुनावों में हार का सामना करना अखिलेश यादव के ऊपर ही कई बड़े सवाल उठा रहा है। तो 36 सीटों का दंगल था, लेकिन इसमें आपने देखा कि बीजेपी ने इसमें 33 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो जीत का जश्न है वो किस तरह से बीजेपी खेमे में है। अहम बात यह है कि यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो उनका खाता भी नहीं खुला, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर समाजवादी पार्टी की रणनीतिक तौर पर चूक कहां पर हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अब विधान परिषद के अंदर भी अपना जो जलवा है उसको बरकरार रखा है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से दोबारा से सत्ता में वापसी की, लेकिन अब उसी को आगे बढ़ाते हुए विधान परिषद के अंदर भी ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी भी यहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी समाजवादी पार्टी के ऊपर भारी पड़ी है। तो ऐसे में अब उच्च सदन के अंदर भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपना जो बढ़त बनाने में कामयाब रही है और अब इसका जो असर है वो आगे आने वाले चुनावों में किस तरह का होगा ये भी देखना बहुत अहम रहेगा। तो बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और तमाम प्रत्याशी एमएलसी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही चुने गए हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं किया या फिर उनका अगर खाता भी नहीं खुल सका एमएलसी के इन चुनावों के अंदर, तो सवाल यही है कि आखिर समाजवादी पार्टी कैसे विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के अंदर तो कम से कम तस्वीर कुछ और कह रही है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अल्पना चौहान जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अल्पना चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। अल्पना जी, आपके ही पास आता हूं, चूंकि अभी एमएलसी चुनाव के नतीजे आए, हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर स्पष्ट जो जीत है उसको हासिल किया। अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। कैसे इस जीत को आप देखती हैं और इस जीत के क्या मायने समझे जाएं? आपका पहला रिएक्शन अल्पना जी मैं इसी पर चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंडिया न्यूज पर समय देने के लिए। देखिए, आज जो ये जीत है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जीत है हमारे उत्तर प्रदेश की उस जनता की जिसने हमारी पार्टी से, हमारे नेताओं से बहुत सारी उम्मीदें रखी और उसने उन उम्मीदों पर हम लोग खरे उतरे। और हमारी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो काम करने का तरीका है, जो सलीका है, उससे जनता बहुत प्रसन्न है। और जिन लोगों ने भी वोट दिया है उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया है, हमारे कार्यों से खुश होकर के वोट दिया है और उसके नतीजे आज जनता जनार्दन ने हमारे सामने ला दिए हैं। तो मैं इसी बात को कहूंगी कि विधान परिषद की जंग विपक्षियों पर भारी पड़ा भगवा रंग। अशोक जी, जवाब दीजिए। विधान परिषद की जंग और भगवा, विपक्षियों पे भारी पड़ा भगवा का रंग। अशोक जी, जवाब दीजिए इस बात का। चलिए, अल्पना चौहान हमारी बहन जी बैठी हुई है, बातचीत से बड़ी सलीकेदार लगती है और डिबेट में होना भी चाहिए। हम तो इतना कहेंगे कि लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, कोई गिरता कोई संभलता है, लेकिन भविष्य के लिए ऐसा भी कह सकता हूं
कि होश उड़ जाते हैं जमाने के, वक्त जब करवटें बदलता है। आज मान लिया हमने हारे हैं, हम तो ये देखिए, पिछला वाला चुनाव था जो विधानसभा का, उसमें तो हमने बधाई दी थी बहुत मन से, लेकिन इसके बारे में तो हमें 3 दिन पहले मैंने डिबेट में कह दिया था, ये चुनाव पूरी तरह प्रशासन, शासन, धनबल और बाहुबल का है। पूरी तरह से भाजपा इस चुनाव में पूरी तरीके से इन बातों का हथकंडा अपना रही है और अपना के 9 सीटों पर विरोध बना लिया उसने अपने। मार पिटाई, झगड़ा झंझट, खींचतान, एसपी के सामने प्रत्याशी को मारना, घसीटना, ये सारा कुछ लोगों ने देखा है। तो मैं उस तरह बधाई नहीं दूंगा इनको, लेकिन हम ये जानते कभी तुम्हारी बारी कभी हमारी बारी। इस बार हमारी बारी नहीं थी विधान परिषद चुनाव में, लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे कि देखिए विपक्ष का होना बड़ा जरूरी होता है। जब सारी पार्टियां उड़ गई की नजर नहीं आई, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में कम से कम मजबूती से खड़ी है। हमें कहीं 1200 वोट मिले, हमें 800 वोट मिले, उनके साथ बहुत कुछ चीजें थी, प्लस हमारे साथ हर चीज माइनस थी, फिर भी हमारे प्रत्याशी मैदान में सत्ता से उतरे, चुनाव लड़ा, जाबाजी से लड़ा है और विपक्ष को जिंदा रखा है। आज पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो विपक्ष के नाम पर कौन है? तो जो भाजपा की जो हठधर्मी होगी, कहीं गलती करेंगे तो उन्हें विरोध करने वाला कोई तो है। तो आज कम से कम हमारे पास एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष है। 125 हमारे एमएलए हैं, बाकी जो भी हमारे विधान परिषद में लोग हैं, हम कम से कम एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये लगा नहीं कहीं पर भी कि हर जगह यही सब है। हमारे बस्ते ले गए, हमारे वोट पड़े, हमारा जो ब्लॉक है जहां मैं रहता हूं वहां से मैं चुनाव जीता हूं, मैं यहाँ का इंचार्ज था। तो इस तरह मैं इतनी कह सकता हूं कि ये चुनाव कोई बधाई नहीं देना चाहते हैं, ये चुनाव तो पूर्व नियोजित थे कि इन्हें इस तरह से जीतना है। इतना अवश्य कहेंगे हमारे प्रत्याशी लड़े, हमारे प्रत्याशी जाबाजी से लड़े, सामने प्रशासन शासन के खड़े रहे, इनकी जातियों को झेलते रहे, उसके बाद भी मजबूत विपक्ष हमारे सामने है, हमारे साथ है। हम भाजपा के लिए अगले 2 साल तो संघर्ष करेंगे, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन 5 साल के लिए विधानसभा के अंदर हम मजबूत विपक्ष बनकर बैठना चाहते हैं, जिससे प्रदेश के अंदर जो अच्छे काम करना चाहते हैं हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब भी कोई गलत काम करेंगे हम इनका विरोध करेंगे, क्योंकि हम 125 लोग वहां बैठे हुए हैं। ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपने देखा होगा चूंकि अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हमको जीतती हुई दिखी, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी हार के तौर पर हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि भाई देखिए ये तो पहले से ही निर्धारित था, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। एक विपक्षी के तौर पर वो बस लड़े हैं इस चुनाव को। क्या आपको इसको इसी तरह से देखेंगे या इस जीत के मायने आपको क्या समझ में आते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? डॉक्टर सुनील कौशिक जी। अशोक जी को यह पता होना चाहिए कि पहले मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की रही है, अखिलेश जी की सरकार रही है। सारी सरकारों में देखा जाए तो जिस तरीके का चुनाव विधान परिषद का सत्ता का चुनाव होता है, वही चुनाव इस बार हुआ है। यदि बहुमत की हम बात करें, सारे सिस्टम की बात करें, तो दिखता है कि हाँ सत्ता के ये चुनाव रहता है, तो दो रहना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों को इन्होंने टिकट दी वो जाकर के मैदान छोड़ के चले गए, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से टिकट दी जाती, ऐसे लोग इनके पास नहीं होते तो टिकट मैदान छोड़ के भागते। तमाम इनके लोगों को आपकी घटना देखी जाए, एटा की घटना देखी जाए, अखिलेश यादव जी ने केवल ट्वीट किया। इतनी बड़ी घटनाएं हुई कि जहां अखिलेश यादव के आसपास रहने वाले लोगों के साथ मारपीट हुई, तुरंत फाड़े गए, उसमें केवल अखिलेश यादव का ट्वीट करना क्या कहता है? अखिलेश यादव को वहां दौरा करना चाहिए, एक प्रेशर बनाना चाहिए था कि जिस तरीके से प्रशासन ने वहां समाजवादी पार्टी के लोगों का ऐसा होने दिया और वहां दोबारा पुनर्चुनाव नहीं था या दोबारा वहां डेट थी, तो वहां समाजवादी पार्टी की का मतलब यह था कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दिया। ये सब ऐसी घटनाएं हैं तो दिखाती हैं जब किसी पार्टी का सेनापति ही, मुझे लगता है कि अपने आप को नतमस्तक सरकार के सामने हो जाए और ये स्वीकार कर ले कि सत्ता का चुनाव होता है, तो ये नहीं है। कम से कम 27 सीटों पर चुनाव होगा, निर्दलीय तक चुनाव जीते और आप एक चुनाव नहीं पाए और आप कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग। हाँ, ये जरूर होता है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, जिस तरीके से पॉलिटिकल कह सकते हैं, कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से जो माहौल सरकार बनाती है, जिस तरीके से चुनाव जीतती है, वो सारी सरकारें जीतती आई है, आपको भाजपा ने किया है। लेकिन विपक्ष में होने के नाते जिस संघर्ष के साथ आपको चुनाव लड़ना चाहिए था,
वो मैं मानता हूं कि विपक्ष का वो चुनाव नहीं था। अल्पना जी देखिए, सत्ता का दुरुपयोग किया आपने, इसलिए आप लोग चुनाव जीत गए और इसलिए बधाई भी अशोक जी नहीं दे रहे हैं। मैं अशोक जी की बात का बहुत संजीदगी के साथ जवाब देना चाहती हूँ। अशोक जी, मैं जानती हूँ धनबल बाहुबल जैसे शब्द समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आपके नेताओं के मानस पटल पर मजबूती के साथ अंकित हो चुके हैं, और ये शब्द आसानी से आपके मानस पटल से गायब नहीं होंगे। इनको गायब करने का काम, इन शब्दों को आपके मन मस्तिष्क से मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जनता के रूप में जवाब आपको दे रही। अब मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि जो आप हम पर आरोप लगा रहे हैं धनबर बाहुबल, मेरठ गाजियाबाद सीट पर हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी थे इनकी पार्टी की तरफ से सुनील रोहटा जी, उन्होंने अपने पिताजी का नाम गलत लिखा पर्चे पे। अगर आप देख लीजिए, अगर भाजपा की जगह अगर समाजवादी पार्टी का शासन होता तो उसका पर्चा सेकंडों में खारिज कर दिया जाता प्रत्याशी का, लेकिन हम लोगों ने उनको पुनः संशोधन करने का पूरा मौका दिया, पूरा चुनाव लड़ने का मौका दिया। और जो एक प्रक्रिया होती है, पार्टी का सिस्टम बहुत मजबूत है, हमारी मशीनरी बहुत दुरुस्त है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, बनारस में स्वयं प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अगर होना होता तो नहीं हो गया होता? आप बताइए, वहां तो हम हारे हैं ना। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने इनके मानस पटल पे, क्योंकि ये लोग यही काम करते आए हैं और इनके मानस पटल में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप फिट हो चुके हैं। और ये इस समय ये विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे तब भी ये लोग ईवीएम का रोना रो रहे थे, आज भी ये शासन प्रशासन का रोना रो रहे हैं, और 2024 में भी इसी प्रकार से ये लोग रोना रोने वाले हैं। इन लोगों में एक सबसे बड़ी कमी है कि आत्म विश्लेषण नहीं करते, आत्म मंथन नहीं करते। अखिलेश जी की कार्यशैली से इनकी पार्टी के ही आला कमान खुश नहीं है, वो नेता खुश नहीं है जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, जिन्होंने पार्टी को सींचा, खून पसीने से मजबूत किया। आज इनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोष का माहौल भारतीय समाजवादी पार्टी के खेमे में है। इन लोगों को ये समझना चाहिए, आपको नहीं समझ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी पर छींटाकशी करने का काम ये लोग करते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। अशोक जी देखिए, अल्पना जी जिस बात की ओर इशारा कर रही हैं वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेतृत्व को लेकर के भी सवाल उठने लगे। हम लोगों ने देखा कल आजम खान के खेमे से आवाज उठी, शिवपाल यादव जी नाराज चल रहे हैं, उसके पहले गठबंधन के साथ ही आपके तरह तरह की बातों को चुनाव के बाद कहते रहे, और अब ये एमएलसी का चुनाव जिसका नतीजा आया, नेतृत्व को लेकर के भी सवाल उठने लगे अब तो। अशोक जी नहीं, देखिए अल्पना जी ने अभी कहा, बधाई वाली बात आपने कह दी थी, मैंने तो बधाई आपको तभी दी थी 9 तारीख से चुनाव हुआ था। जो हालत आपकी आपने की है उसके लिए मैंने एडवांस कह दिया था कि आप जीतने जा रहे हैं, जो जिस तरह से इस्तेमाल हर चीज की गई थी वो, इसलिए बधाई वाली बातों में देखिए मैंने तब भी कहा था 10 मार्च को, हम बधाई आपको दे रहे हैं, आपकी सरकार बनी, अच्छे काम करिए, आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए अच्छी सरकारें बने, ये हमारी जरूरत है, हमारा काम विपक्ष में है। अभी जहां सवाल इसका आया कि आपने अखिलेश जी की बात, देखिए चुनाव 10 तारीख को हम हारे और 12 तारीख से इनके पर्चे शुरू हो गए। एक बात समझिए कि चुनाव जीतना और चुनाव हारना ये 2 पंक्तियां हैं। जीतने के बाद का माहौल बहुत अलग होता है और हारते हैं तो दूसरा होता है। तो इन्हीं दोनों का जो फर्क पड़ा है, जैसे चुनाव हमारी 125 सीट हमारी आई, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, उसके बाद से पार्टी के अंदर और बातें शुरू हुई, क्यों हारे, तभी ये चुनाव आ गया। ये भाजपा का सौभाग्य है कि चुनाव तुरंत आ गया। चुनाव में अगर 6 महीने टाइम मिला होता, हम मंथन कर पाते, हम विधानसभा क्यों आ रहे हैं, ये कहां कहीं से थोड़े वोटों से आ रहे हैं, तो मंथन करने का वक्त भी नहीं मिला हमें, और तब तक ये चुनाव आ गया। और इस चुनाव में तो आपने देख ही लिया है, मैं दोबारा क्यों दोहराऊं उन चीजों को, सब तरह नहीं। से लेकिन अशोक जी आपने कहा कि आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के तौर पर अपने आप को वहां पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अगर अशोक जी का पार्टी के अंदर से ही आवाज उठे, अरे अगर इनको कहीं 3000 नहीं, मैं ये कह रहा हूं अशोक जी, मजबूत विपक्ष कैसे होगा? अंदर से ही, पार्टी के अंदर से ही आवाज अगर उठना शुरू हो जाए तो मजबूत विपक्ष की भूमिका में आप कैसे होंगे? जब भी हार होती है उसके बाद ये बातें होती हैं। जब मनमोहन सिंह का शासन था 10 साल लगातार सबने मजा लिया, शासन जाने के बाद कितने लोग छोड़ के चले गए। तो जब सत्ता जाती है, सत्ता नहीं आती है, तो बहुत से आदमी इस बात का बहाना बनाते हैं, तो हम बातें करते हैं, हमें उसको झेलना है। मुझे मालूम है, अखिलेश जी को मालूम है कि सरकार, मेरे अभी 2 बार आए तो बात हुई थी कि सरकार नहीं जब बनती है तो बहुत से लोग अपने विचार बदलते हैं, आंखें के तेवर बदल जाते हैं,
उन सबको झेलना पड़ेगा और नए सिरे से मंथन करके मजबूत विपक्ष के साथ हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। यह आज का हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी बनता है। और मैं बेंजी से कहता हूं, आप अच्छी प्रवक्ता है और भी आते हैं हमारी भाजपा की प्रवक्ता है, आपने सलीके से बात रखी है। हम आपको चलिए बधाई देते हैं कि आपके इतने लोग जीत के आए हैं। आप अच्छा काम करें, आप प्रदेश को बेहतर बनाएं। चलिए अब तो बधाई दे दी। नहीं कह रहे भाई, बधाई है जो नतीजे आए हैं हम तो अशोक जी की बात, हम तो अशोक जी की बधाइयों के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं अशोक जी। आप नहीं, देखिए आप अगर जीते हैं तो बधाई है। चलिए अशोक जी देखिए, सुनील जी का मुझे लग रहा है कुछ सवाल है। अशोक जी देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकारों के सवाल को हमेशा एंटरटेन करते हैं। सुनील जी सवाल आपका क्या है? नहीं, मैं तो हमेशा पत्रकारों को एम्पायर मानता हूँ। भाजपा के लोग बैठते हैं, जी अशोक जी आप सुन लें, सवाल सुनते हैं जरा सुनील जी का। हाँ सुनील जी। अशोक जी, क्या लगता है कि इन चुनावों के नतीजों के बाद क्या कोई एक भगदड़ मचेगी समाजवादी पार्टी में? जिस तरीके से आजम खान की तरफ से कुछ चीजें आई हैं, मुझे लगता है कि दर्जन भर नेता और ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के जो छोड़ना चाहते हैं या जिन्होंने आपसे सवाल खड़े किए। अशोक जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज नहीं है कुछ। नहीं अशोक जी देखिए, सवाल सुनील जी का ये है क्योंकि आजम खान के खेमे से जो आवाज उठनी शुरू हुई है, कह रहे हैं सुनील जी कि क्या अभी कुछ और लोग हैं जिसमें अब ये हम मान के चले या तो पार्टी को छोड़ने वाले हैं या भगदड़ मचने वाली? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। देखिए कुछ ना कुछ तो होता है। हारने के बाद हार का जो ठीकरा किनको पे फोड़ा जाता है। हारने के बाद बहुत सी मैंने आपसे कहा था ना, जीतना और हारना दो अलग अलग शब्द हैं। जीतने के बाद सब कुछ ठीक होता है और हारने के बाद सब कुछ गलत होता है, ये है। तो अभी उनको गलत नजर आता है। एक आदमी ने अपने नेतृत्व क्षमता से 3 करोड़ 11 लाख वोट अर्जित कर लिए। भाजपा ने पूरे साम्राज्य पूरा उनके साथ था पूरा, तब उनने 3 करोड़ 70, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन वो फर्क रह गया। तो आज लोग उन पर आरोप लगाएंगे, कल बैठ के बात करेंगे, सबको मनाएंगे, ऐसा थोड़ा ही है। बैठ के बात की जाएगी। संजीदा व्यक्ति हैं हमारे अखिलेश यादव जी, पूरी समझते का आगे क्या हो सकता है, तो वो तो मौजूद। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, देखिए क्या नेतृत्व को लेकर के आपको लग रहा है वाकई में क्या सवाल उठने लाजमी, और अभी क्योंकि अब आगे लोकसभा का चुनाव होना है, 2 चुनाव बैक टू बैक हमने देख लिया, क्या ये बड़ी चुनौती होने वाला है अभी अखिलेश यादव के लिए? सुनील जी। बिल्कुल चुनौती होने वाला है और ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव, 2022 के चुनाव एक अलग हटके एक्सपेरिमेंट थी, और वो कम नेताओं में ही ऐसा होता है कि इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं और हर एक्सपेरिमेंट को मेरे हिसाब से तो फेल हुए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अखिलेश जैसे नेता ने, उनकी अभी बहुत उम्र पड़ी है राजनीति करने की, इतनी जल्दी निर्णय लेकर के अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक अलग संदेश देने का प्रयास, तो सफल हुए हो न हुए हो, जनता ने उसको मोहर लगाई हो न लगाई, अलग बात है। लेकिन इतने बड़े डिसीजन लेने भगदड़ मचने के बाद 2022 के चुनाव में मंच पर सिर्फ अकेले ही मोर्चा होने के रूप में आपने देखा कि मंच की बात हो, शुरू होने की बात हो, उठाने की बात, केवल अखिलेश की रही। 2024 में लगता है कि जिस तरीके है अभी तो प्रभाव को देखना पड़ेगा। आजम से लोग मुखर हैं, यादव जैसे मुखर हैं, और भी मेरे हिसाब से मैं अभी दर्जन भर नेता ऐसे नेता तो कहूंगा कि कहीं पहुंचाने में उनका रहा वो राज है। यादव जी को स्वयं समीक्षा कारण है कौन से जो लोग हैं तो नहीं पहुंच दे रहे हैं, क्या कौन कारण है जो बनाने का प्रयास नहीं। एक बात है कि जो सीनियर नेता को साइड करने की, लेकिन सुनील जी अभी एक जो मोमेंटम हम लोगों ने देखा, हालांकि ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी भले ही सत्ता तक ना पहुंची हो, लेकिन एक माहौल तो बना कम से कम प्रदेश के अंदर, और पिछली बार से सीटें भी इस बार काफी ज्यादा बढ़ाई समाजवादी पार्टी ने। तो उम्मीद ये थी कि भाई अब देखिए लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में, या हो सकता है बढ़िया फाइट देती हुई दिखे। लेकिन बीच में विधान परिषद का चुनाव और अब अपने अंदर से जो आवाजें उठनी शुरू हुई, जिसमें बड़े चेहरे कम से कम 2 तो अभी नजर आ रहे हैं हमको, शिवपाल यादव, इसके अलावा हमको आजम खान इसमें दिख रहे हैं। तो क्या ये आपको लग रहा है कि जो एक मोमेंटम बन रहा था उसको बरकरार रख पाएंगे अखिलेश यादव को, कि अभी 2 साल के बाद लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, या इस स्थिति में आपको लग रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? सुनील जी आवाज मिल रही है आपको? नहीं बिल्कुल चुनौती निश्चित तौर से है।
और मैंने अभी कहा भी समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के इर्द गिर्द लोग हैं, उन तक बातें नहीं पहुंचा पाते। और मैंने अभी कहा कि भाजपा ने वरिष्ठ लोगों को एक होती है कि पीढ़ी के बाद और नेतृत्व और पहली और दूसरी के ऐसा आ जाता है जहां खड़े होते हैं। एक बीजेपी से समाज पड़ता आड़ी जी हैं, कटियार से लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं सकता क्या, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आई, हम के साथ उनको की आडवाणी के नेतृत्व मानता हूँ जहां उन जन्मदिन मनाया जाता है तो प्रधानमंत्री गृहमंत्री स्पर्श करके लेकर लेने जाते हैं, सामने जाते हैं, तो ये परंपरा अंग्रेजी स्वीकार करें कूटनीतिक तरीके से ना आजम खान नाराज जैसे नाराज होंगे, पर वो भी नाराज नहीं है। अखिलेश यादव को करके उनके पास जाना, चर्चा करनी चाहिए, संवाद खत्म हो जाए, लोग निकल के आते हैं और जो भी कुछ अखिलेश यादव स्वयं उनके पास उनके दिल की बात का प्रयास करें तो 2024 में उनको चलिए सुनील जी, आप किसी बात के साथ आज की चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, लेकिन अब इस जीत के बाद जो विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी है उसकी भूमिका आगे क्या होगी और उसकी रणनीति क्या होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।